नमस्ते प्यारे बच्चों, अगर आप भी 2022 में सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की देने की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में प्रश्न है कि क्या क्या इसके लिए मापदंड है, पैरामीटर्स हैं, तो उदाहरण के लिए कि क्या इतनी इसमें क्वालिफ़िकेशन होती है, कितने परसेंटेज मार्क्स होते हैं और मैं इसमें किस किस क्लास के लेवल के लिए टीचर बनने के लिए टेस्ट दे सकता हूँ। और इसके साथ साथ कई बच्चों के मन में प्रश्न होता है कि क्या सीटेट और जो टेट है वो सेम है या नहीं। तो आज के इस पूरे वीडियो में मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि सीटेट बेसिकली होता क्या है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। परंतु उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड जो भी शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बच्चों, बढ़ाते हैं अपने वीडियो को आगे और जानते हैं कि सीटेट बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीटेट की पूरी डेफिनेशन क्या है। सीटेट की जो डेफिनेशन है वो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात एक ऐसा प्रकार का टेस्ट ऐसा जिसके द्वारा आप ये जानेंगे कि टीचर बनने के लायक है या नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि इसे कौन कराता है, इसे कराता है सीबीएसई। सीबीएसई के पास इसका जिम्मा दिया है, सीबीएसई इसे करवाती है। अब आता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि ये क्या सरकार ने नया झमेला कर दिया, सीटेट करो, टीटी करो और फिर टीचर बनो। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको जानते हैं बच्चों विस्तार से। देखो, पहले होता क्या था ना कि पहले जो टीचरों की जो सिलेक्शंस होती थी ना वो इस आधार पे होती है कि आपने कौन से साल में बीएड किया है, ठीक है, और कितने परसेंटेज के साथ किया है। पहले क्या होता था ना कि जिसने बीएड पहले किया है, मतलब जिसने बहुत पहले साल में किया 2002 में, हालांकि मेरे परसेंटेज चाहे 65% होंगे तब भी मेरा नाम आएगा, लेकिन जो मेरी सहेली है उसके 2008 में 75% मेरे से ज़्यादा अंक होने के बावजूद भी उसका नाम नहीं आया। तो इसी असमानता को ख़त्म करने के लिए हमारे जो शिक्षा विभाग है उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा माध्यम ढूंढा जिसके द्वारा से सबके बीच ओपन कंपटीशन रख दिया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि टीचर बनने के लिए आपके लिए एक ओपन कंपटीशन हो गया और इससे मैटर नहीं पड़ता कि आपकी कितनी परसेंटेज है, किस साल में आपने बीएड किया। इससे फ़र्क पड़ता है कि क्या आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई किया है, अर्थात एक ऐसा टेस्ट जो ये बताता है कि आप टीचर बनने के लायक हैं या नहीं है, ठीक है। तो इस टेस्ट को पास करने के बाद आपको ये तो नहीं मिलेगा कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये ज़रूर हो जाता है तय कि आप किसी भी स्टेट के भविष्य में होने वाले किसी भी सरकारी एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। तो अब कई बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि जो सीटेट है और जो टीटी है क्या वो सेम है, या कहने का तात्पर्य ये कि यदि अगर मेरा सीटेट क्वालिफाई है तो क्या मुझे दोबारा से अपने स्टेट की टीटी देने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि किसी भी एग्ज़ाम में मुझे अपने स्टेट में बैठना है तो क्या मुझे दोबारा से टीटी देना पड़ेगा। तो उसका जवाब है नहीं। अगर आपका सीटेट जो है वो क्वालिफाई हो चुका है पूरी तरीके से, यू आर क्वालिफाइड विथ 60% मार्क्स, ठीक है, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ तो उस केस में आपको दोबारा से अपने टीईटी एग्ज़ाम, अगर आप किसी भी स्टेट में, मान लो मैं हिमाचल के स्टेट में हूँ तो मुझे अपने स्टेट का टीईटी देने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरी खुद की इच्छा है कि अगर मैं अपने स्टेट का देना चाहूँ, अपनी परसेंटेज बढ़ाना चाहूँ, 90 मार्क्स से ज़्यादा मैं 100 मार्क्स लाना चाहूँ, 123 लाना चाहूँ, वो मेरी खुद की इच्छा है। परंतु यदि अगर आपके पास सीटेट क्वालिफाई है और आपके स्टेट में कोई नया सरकारी टेस्ट हो रहा है, टीचर की वैकेंसी निकली है, तो उस केस में आपको दोबारा से टीटी देने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वालिफाइड माने जाओगे, ठीक है। आप डायरेक्टली जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा किसी भी पोस्ट के लिए आप उसे भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों कि जो सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है इसे कौन कौन भर सकता है ना। मेन मुद्दा तो यही आता है कि कौन भर सकता है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन की, ठीक है, कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, सीटेट वही लोग भर सकते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सारे लोग भर सकते हैं जिनके पास की आपके मान के चलिए कि उनके पास कोई भी टीचिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन में, और कहाँ से अप्रूव होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका NCTE, ठीक है। अगर यहाँ से ये अप्रूव्ड है, आपके पास कोई भी टीचिंग सर्टिफिकेट है, तो आप क्वालिफाइड हो सीटेट के एग्ज़ाम देने के लिए। अब ये क्वालिफिकेशन में क्या क्या आ जाता है, उदाहरण के लिए आपके पास आ गया
अगर आपके पास बीएड है, डीएलएड है, ठीक है, और जैसे और डीईडी स्पेशल एजुकेशन, इस प्रकार के अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट है तो उस केस में आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि यदि अगर मेरा बीएड पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, अगर मेरा बीएड पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या उस केस में भी मैं सीटेट का एग्जाम दे सकती हूँ? तो इसका उत्तर है हाँ, इसका उत्तर है यस, परंतु उसमें भी है एक कंडीशन। कंडीशन क्या है कि मान लीजिए, जैसा कि आपको पता ही है कि वर्तमान स्थिति में जो यदि अगर बीएड की बात करूं तो वो होता है 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल में होंगे आपके 4 सेमेस्टर। तो जब अगर मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ, उस कंडीशन में मैं सीटेट के एग्जाम के लिए बैठ सकती हूँ, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि अगर आप बीएड के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में, सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के आसपास होंगे तो उस केस में आप नहीं भर सकते हैं। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, अपेयरिंग हो, बीएड अपेयरिंग हो, उस कंडीशन में आप सीटेट का एग्जाम भर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन हमने बात कर लिया, कितना परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए। तो अगर परसेंटेज की मैं बात करूं तो इसमें ये मांगते हैं कि ग्रेजुएशन तो आप होना चाहिए, ठीक है, और आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। किसमें? उसमें कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये बात कर रही हूँ मैं है जनरल कैटेगरी की, ठीक है। बाकी कुछ और कैटेगरी के लिए कम से कम मैंने देखा है कि 5% की छूट तो रहती है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी की। लेकिन जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों कि सीटेट के एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं और इन्हें कौन कौन दे सकता है। तो बेसिकली सीटेट में होते हैं 2 टाइप के पेपर, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 जो है होता है वो भी होता है आपका कम से कम 150 मार्क्स का, यानी कि प्रत्येक प्रश्न होगा वो 1 नंबर का होगा, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, कितने नंबर पे आप पास होंगे, वो है 60% मार्क्स में, यानी कि 90 नंबर में जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ आपके होने चाहिए। पेपर 2 अगेन 150 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन प्रत्येक मार्क्स का 60 और 9। हर पेपर के लिए कम से कम आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, ठीक है, यानी कि 2.5 घंटे पेपर 1 और 2.5 घंटे पेपर 2। तो अब अगला प्रश्न आता है कि पेपर 1 कौन दे सकता है और पेपर 2 कौन दे सकता है। तो पेपर 1 जो है, यदि अगर आप बनना चाहते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर तो आप देंगे पेपर 1। अगर आप बनना चाहते हैं कक्षा 6 से लेकर 8 के टीचर तो आप देंगे पेपर नंबर 2, ठीक है। बच्चों के मन में कई बार ये प्रश्न होता है कि क्या मैं दोनों पेपरों को दे सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि मेरा एक क्लियर हो जाए, दूसरा क्लियर ना हो, दूसरा ना हो तो ये वाला एक तो क्लियर होना चाहिए। तो इसका जवाब है हाँ, परंतु उसमें भी है कंडीशन। कंडीशन क्या है कि यदि अगर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए प्लस बीएड, विद उस कंडीशन में आप दोनों पेपर्स को दे सकते हैं, यानी कि आप कक्षा 6 से 8 के बच्चों के भी टीचर बन सकते हैं और कक्षा 1 से लेकर 5 के बच्चों के भी टीचर बन सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या पेपर में आता है पेपर 1 में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पेपर 1 जो है कि आपने किन बच्चों को ध्यान में रख के रखना है, वो करना है आपने 1 से लेकर और कक्षा 5 के बच्चों तक। तो 1 से कक्षा 5 के बच्चे यानी कि 7 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को ध्यान में रखकर आपने पेपर 1 की तैयारी करनी है। सब्जेक्ट उसमें कितने क्या क्या है वो आता है। पहला आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी, दूसरा आता है मैथमेटिक्स का, मैथ्स का, तीसरा आता है ईवीएस का और चौथा आता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज में आपकी कोई भी लैंग्वेज होती है, पहली लैंग्वेज जैसे मान लीजिए इंग्लिश, और इसमें दूसरा ऑप्शन होता है दोबारा से लैंग्वेज 2, यानी कि आपने 2 भाषा को चुनना है, कोई भी आप चुन सकते हैं। तो एक भाषा यदि अगर आपने इंग्लिश चुनी है तो दोबारा से आप इंग्लिश का ही पेपर नहीं देंगे, आप कोई भी अन्य भाषा को चुन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया है उदाहरण लैंग्वेज इंग्लिश और लैंग्वेज हिंदी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडियोलॉजी की बात करें तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्वेश्चन आते हैं कि यदि अगर आप टीचर हैं उदाहरण के लिए, और इसमें देखा जाता है कि आप एज ए टीचर कितने बच्चे की साइकी को समझते हैं,
इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें आते हैं। एग्जाम्पल कि मान लीजिए अगर आपका बच्चा होमवर्क करके नहीं आया तो आप एज ए टीचर क्या करेंगे? क्या आप उसको पनिशमेंट देंगे? क्या आप उसकी डायरी में नोट लिख के उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे? या आप उसकी एज ए गुड टीचर उसकी काउंसलिंग करेंगे, उससे बात करेंगे? या आप बच्चे को जस्ट इग्नोर करके छोड़ देंगे? तो आप क्या करेंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी के क्वेश्चंस में आते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए आपके पास कई बुक्स मार्केट में मिले, आप उससे देख सकते हैं। दूसरा है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि एरिया के क्वेश्चन, वॉल्यूम के क्वेश्चन, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में आते हैं। ये भी अगेन दोबारा 30 मार्क्स का आएगा। ईवीएस का क्वेश्चन के पेपर की तैयारी के लिए आप चाहे तो इसको कहते हैं पर्यावरण से संबंधित, तो इसकी तैयारी के लिए आपके पास दो आपने चीज़ों से तैयारी कर सकते हैं। एक की करंट अफेयर्स, क्या क्या हो रहा है ग्लोबली हमारे जो एनवायरनमेंट में, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आप पढ़ेंगे NCERT की बुक, तो उसमें जो भी क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th का सिलेबस है आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चौथा, जैसा कि मैंने आपको बताया लैंग्वेज का है, इसमें इंग्लिश का लैंग्वेज आएगा, ये भी आता है दोबारा से 30 मार्क्स का। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है सबसे पहले कि अनसीन पैसेज आता है ना, जैसे गद्यांश पद्यांश जिसे बोलते हैं, पैसेज आएगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और आपने उसी में से आंसर ढूंढने। उसी पैसेज में से क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा बताओ इस शब्द का क्या इसमें सिनोनिम्स है या क्या मीनिंग है, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। हिंदी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में भी सेम यही होता है, गद्यांश आपके पास आता है, आपको उसी में से आंसर ढूंढने होते हैं। छोटी सी एक पोएम भी आ जाती है, पोएम का शीर्षक ढूंढने को कहा जाता है, या आपके पास कुछ अलंकार आ जाते हैं जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, वो सब आपके आते हैं लैंग्वेज वाले पोर्शन में। तो 30 मिला के हो गया पूरा 150 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये तो हो गई आपकी पूरी पेपर 1 की जानकारी। अब बात कर लेते हैं बच्चों की पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें आती है और किसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप पेपर 2 की बात करें तो ये होता है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 के, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपने जो 6 से लेकर 8 तक के बच्चे होते हैं उनको अपने ध्यान में रख के इसकी तैयारी करनी है। सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस अगेन वही आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, ठीक है, परंतु इसमें जो स्तर होता है वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि आपके पास जो ऑप्शन होंगे वो होते हैं आपके कि आप भविष्य में किस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टीचर बनना चाहते हैं। तो यानी कि 6 से लेकर 8th में आपका कोई स्पेशलाइजेशन होगा, या तो आप साइंस के किसी सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे या सोशल साइंस के। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है मैथमेटिक्स का ऑप्शन, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है। तो यानी कि जो बच्चे जो कि साइंस के स्टूडेंट हैं वो इस ऑप्शन को भरेंगे, ठीक है। दूसरा आता है सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी, यानी कि जो बच्चे आर्ट्स के बच्चे जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन सोशल साइंस BA पॉलिटिकल साइंस में किया है, सोशोलॉजी में किया है, इस प्रकार के सब्जेक्ट में किया है, तो वो भरेंगे इस वाले ऑप्शन को, SST को। अगर मैं मार्किंग की बात करूं तो ये वाला पोर्शन भी आता है 60 मार्क्स का और ये वाला पोर्शन भी आता है 60 मार्क्स का, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आपने दोनों ऑप्शन अटेंड नहीं करने हैं, आपने केवल वही ऑप्शन अटेंड करना है कि जो कि आपने सीटेट के एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करते भरा है कि आप भविष्य में आप सोशल साइंस के टीचर बनेंगे या मैथमेटिक्स के टीचर बनेंगे, ये आपको पता होगा, ठीक है। 60 मार्क्स किस तरीके से बाइफर्केट रहते हैं, 40 मार्क्स का तो आपका आता है जो भी आपका जो सिलेबस होता है, NCERT का सिलेबस होता है, या साइंस का थोड़ा बहुत, या मैथमेटिक्स का टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मैथ्स रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो आता है। सोशल स्टडी की मैं बात करूँ तो इसमें आ जाता है आपका पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और थोड़ा बहुत जो करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल में क्या मार्केट में हो रहा है, हमारे एक दूसरे देशों के साथ क्या क्या संबंध है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं। 20% जो आता है वो आता है पेडागोलॉजी, सोशल स्टडी की पेडागोलॉजी भी होती है। मान लीजिए कि अगर आपने अपने बच्चों को, क्लास के बच्चों को मैप का समझाना है, ठीक है, तो आप मैप समझाने के लिए सबसे अच्छा क्या करेंगे, क्या आप ग्लोब उठा के लेके आ जाएंगे क्लास में, या आप बच्चों को भारत का नक्शा बना के दिखाएंगे। तो किस तरीके से आप बच्चों को सोशल स्टडी पढ़ाएंगे, वो सारा क्वेश्चन वो सब इसमें आता है सोशल स्टडी के पेपर में, ठीक है। 3rd एंड 4th है, ये आता है सेम, ठीक है। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 ये मैंने पेपर 1 में भी आपको क्लियर कर दिया। पेपर 2 में भी सेम यही होता है कि अगर आप पहली भाषा लैंग्वेज 1 इंग्लिश चुन रहे तो दूसरी भाषा आप इंग्लिश नहीं चुनेंगे, कोई भी दूसरी अन्य भाषा चुन सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, कोई भी अपनी भाषा को
चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे है पूरा रूपरेखा कि किस प्रकार से आपने सीटेट के पेपर की तैयारी करनी है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 60% अंक होने चाहिए, यानी कि 90 मार्क्स अगर आपके आ गए सीटेट में तो यानी कि आपने क्वालिफाई कर दिया। अब मैं दोबारा से इस बात को दोहराना चाहूँगी कि सीटेट क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं कि आपको नौकरी मिल जाएगी, परंतु ये ज़रूर साबित हो जाता है कि आप कहीं भी नौकरी पाने के रिजेक्शन से बच जाएंगे, क्योंकि अब हर स्टेट ने ये लागू कर दिया कि जब तक आपका या तो सीटेट क्वालिफाई नहीं है या टीएटी क्वालिफाइड नहीं है तो आप किसी भी सरकारी एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो बच्चों बस इतनी ही जानकारी मैं सीटेट के लिए आपको देना चाहती हूँ। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं बनाती रहूँगी, और शेयर भी ज़रूर करके जाइएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं जल्दी, आपसे मेरी मुलाकात होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।